नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ जेनजी संगठनों के लोगों के प्रदर्शन से जो माहौल बना उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। आपको पता ही होगा कि वहां क्या चल रहा है। पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन है, लेकिन भारत पर इसका असर पड़ने लगा तो भारत को अब सतर्क होने लगा। जी हां, भारत नेपाल के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है और खास करके उत्तर प्रदेश के बहराइच के आसपास का वो इलाका जहां नेपाल के बांके जिले में भी मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध जताया। तो भारत में इसका असर न हो इसके लिए क्या तैयारी की गई, इसी पर बात करेंगे। और नेपालगंज कहे जाने वाले इस सीमावर्ती इलाके में लोग त्रिभुवन चौक पर जमा हो गए और उन्होंने आगजनी की। वहां माहौल कैसा रहा, करेंगे इसी पर बात। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और नेपाल में असामान्य व संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में सीमा से सटे जिलों में 24 घंटे कड़ी निगरानी किए जाने के साथ ही सुरक्षा प्रबंध एकदम पुख्ता रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस व पीएसी की तैनाती की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों को अपने नेतृत्व में गश्त कराए जाने का निर्देश दिया गया ताकि स्थिति किसी आपात स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। इसके साथ ही नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। एडीजी अमिताभ ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस गश्त और निगरानी के सुदृढ़ किए जाने की भी बात सामने है ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति बने तो पुलिस उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहे। और उन हालातों में डीजीपी मुख्यालय की कानून व्यवस्था शाखा में स्थापित विशेष नियंत्रण कक्ष में 3 हेल्पलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर भी दिन रात संचालित रहेगा। इसके जरिए लोग सीधा मदद के लिए कॉल कर सकेंगे, मैसेज कर सकेंगे। तो वहीं इसके अलावा पुलिस ने पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया इकाई को निर्देशित किया है कि नेपाल से संबंधित किसी भी संवेदनशील सूचना अथवा पोस्ट की लगातार निगरानी करने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई भी की जाए। नेपाल के काठमांडू में चल रहे उग्र प्रदर्शन की आग मंगलवार को बहराइच से सटे नेपालगंज तक जा पहुंची। हालात इतने बिगड़ गए कि नेपालगंज प्रशासन को फायरिंग तक करनी पड़ी। तनाव के चलते भारत नेपाल सीमा को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। सीमा पर आम आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। नेपाल में फंसे लोगों को पहचान पत्र की जांच के बाद ही भारत में दाखिल होने दिया जा रहा है। नेपाल से लगी पगडंडियों पर नाइट विजन ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। मंगलवार सुबह से ही नेपालगंज के धम्बोजी चौक, बीपी चौक, न्यायपालिका कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में युवा जमा हो गए थे। हाथों में तख्तियां लिए हुए प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जो अब है ही नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री पहले इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं, कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सेना ने स्थिति को संभाला हुआ है। हालांकि जो प्रदर्शन है वो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। इस पूरी अराजक स्थिति को लेकर क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन लगा देने की वजह से ये हालात पैदा हुए? नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि सेना और एपीएफ जो सशस्त्र पुलिस बल है ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग भी की, जिसके बाद युवाओं ने सड़क पर टायर जलाकर माहौल को और खराब कर दिया। देर शाम तक नेपालगंज की सड़कें सुरक्षा बलों और युवाओं की झड़प का अखाड़ा बन चुकी थीं। नेपालगंज में बवाल बढ़ते ही सीमा पर तैनात एसएसबी और स्थानीय पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गए। क्षेत्राधिकारी प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि नेपालगंज में बिगड़े हालात को देखते हुए सीमा को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई। बहराइच के एसपी रामनयन सिंह ने बताया कि नेपाल की स्थिति को देखते हुए सीमावर्ती थाने रुपईडीहा, सुजौली, मोतीपुर, नवाबगंज को अलर्ट कर दिया गया और लगातार निगरानी भी की जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर मंगलवार शाम तनाव की स्थिति बन गई थी। नेपाल के उपद्रवियों ने भारतीय सीमा में घुसने का भी प्रयास किया और मौके पर मौजूद एसएसबी और पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए उन्हें वहां से वापस खदेड़ दिया। नेपाल के जमुनहा पुलिस चौकी क्षेत्र में उत्पात मचा रहे उपद्रवी लाठी डंडों से लैस होकर भारतीय सीमा की ओर बढ़ आए और इस बीच सतर्क एसएसबी और पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया। और इसके लिए पहले ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हुए थे तैयार रहने के लिए कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ भी। तो उपद्रवियों को खदेड़कर सीमा से दूर कर दिया गया। तो वही एसएसबी कमांडेंट गंगा सिंह रावत ने बताया कि सीमा क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए गश्त और निगरानी लगातार
की जा रही है। सीमा पर किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल इस पूरे उग्र प्रदर्शन के पीछे की एक तात्कालिक वजह ओली सरकार के द्वारा लिया गया वो फैसला बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया था और इस वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन असल जो वजह है वो इससे भी अलहदा है, बात करेंगे उस पर भी। नेपाल सरकार ने वहां फेसबुक, एक्स, यूट्यूब सहित लगभग सभी जो लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी और इसी के बाद सोमवार को युवाओं का सैलाब काठमांडू की सड़कों पर उमड़ा और इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम अब तक 21 से ज्यादा लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और इस गोलीबारी में स्थिति काफी खतरनाक हो गई थी क्योंकि गोली चलना मानो आग में घी डालने का काम हो गया। अब इसके बाद प्रदर्शनकारी पूरी तरह से अराजक हो गए। उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं के घरों में आग लगा दी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों तक के घर को निशाना बनाया गया। अब आप उस मुद्दे पर आइए जिस पर हम अब विचार इस बारे में करेंगे कि क्या वाकई सोशल मीडिया पर बैन लगाना वो वजह थी। चूंकि इस वक्त जो स्थिति वहां पर है, सोशल मीडिया बैन तो रिवोक कर लिया गया, लेकिन फिर भी क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? दरअसल अब तक जो पूरा घटनाक्रम देखने के बाद वजह पता चली वो ये है कि नेपाल में युवा बेरोजगार हैं। आपको ये पता होगा कि भारत में बड़ी संख्या में नेपाली युवा आते हैं रोजगार के लिए। केदारनाथ की यात्रा हो या फिर जो दूर दराज के क्षेत्रों में होटल्स और ढाबों पर काम करने वाले युवा हों, और बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जहां पर रोजगार की तलाश में नेपाली युवा आते हैं। अब ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। बहुत सारे नेपाली भारतीय नागरिकता ले चुके हैं नेपाल के, लेकिन वो भारत में रह रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तक उन्हें यहाँ पर मुहैया करवाए गए हैं। क्यों? दरअसल एक बहुत लंबा वक्फा गुजरा जिसमें नेपाली युवाओं के पास रोजगार नहीं थे। नेपाली युवाओं को आजीविका के लिए यहां तहां भटकना पड़ रहा था अपने परिवार को छोड़ करके। ठीक है, ये सब चल रहा था। सोशल मीडिया आया, लोगों ने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना शुरू किया और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ युवाओं के लिए वो आजीविका का साधन बन गया। कुछ व्लॉग्स बना करके, कुछ वीडियोस बना करके, कुछ गाने गा करके, कुछ नाच करके कुछ अपनी आजीविका चला रहे थे। अब सरकार ने ऐसा निर्णय लिया तो ये ट्रिगर हो गया। दरअसल ये तो ट्रिगर हुआ, लेकिन असल मायनों में बारूद क्या था? बारूद ये था कि इतने समय से नेपाल के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, उनके पास आजीविका का अच्छा मजबूत साधन नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े नेता जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कई और बड़े पदों पर रह चुके हैं, उनके बच्चे महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं और बड़े बड़े होटल्स में जा रहे हैं, विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने सारे शौक पूरे कर रहे हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर जो अन्य युवा हैं, जो 18 से 25 साल के युवा हैं, वो लगातार चिढ़े हुए थे, गुस्सा था उनमें, आक्रोश था और उसके बाद कई भ्रष्टाचार के मामले जिनकी वजह से ये मामला और गरमाया और फिर सोशल मीडिया पर बैन के साथ ये पूरी तरह से ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट की चिंगारियां भारत तक आईं। लेकिन भारत ने पहले से ही यहाँ इंतजाम किए हुए थे। लेकिन सोशल मीडिया पर बैन बंद करो, भ्रष्टाचार रोको, सोशल मीडिया पर नहीं। सरकार ने कुल 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इनमें टिकटॉक शामिल नहीं था। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक चीनी स्वामित्व वाला ये प्लेटफॉर्म नेपाल में आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड है। उसने नए कानूनों का पालन करने पर पहले भी सहमति दे दी थी, जिनके तहत कंपनीज को स्थानीय संपर्क कार्यालय का बनाया जाना जरूरी बताया गया था। टिकटॉक को 2023 में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और अश्लील सामग्री फैलाने के आरोप में बैन कर दिया गया था। बाद में कंपनी ने नेपाली कानूनों का पालन करने का वादा किया और बैन हटा लिया गया। साथ ही इस तरह की परिस्थितियां जब नेपाल में बनी, खास करके 16 से 24 साल के युवाओं ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदू राष्ट्र और राजशाही बहाली की मुहिम चलाई, जिसे 2008 में खत्म कर दिया गया था। ORF का मानना है कि टिकटॉक पर रोक न लगना फैसला इस ऐप की राजनीतिक सक्रियता में केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल नेपाल में युवाओं की बेरोजगारी दर 20% रही और हर दिन करीब 2000 युवा रोजगार की तलाश में देश छोड़कर बाहर जाने को
मजबूर हुए। ऐसे में टिकटॉक सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं बना, बल्कि गुस्से और राजनीतिक अभिव्यक्ति का कारण भी यहाँ पर बना। और इस प्रदर्शन के बाद जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उस पर ये अपडेट हमने आपको दिया। हालांकि इसके अलावा भारत में इसका कोई असर आगे नहीं पड़ने वाला है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नेपाल में जो कुछ हुआ, और इससे पहले अराजकता का माहौल हमने बांग्लादेश में देखा, वहाँ कुछ और कारण थे, श्रीलंका में देखा, वहाँ कुछ और कारण थे, और अब ये घूमते 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 कहाँ पहुँच रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पाकिस्तान। एक टॉपिक के साथ एक टॉपिक रेज करते हुए इस वीडियो का मैं अंत करता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त 700 रुपए का 5 किलो आटा बिक रहा है। चीनी आसमान भी पार कर गई है, इतनी महंगाई हो गई है वहां पर। एक आम मजदूर जो दिहाड़ी पर काम करता है, उसके लिए शाम के 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस पर एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, और कुछ कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि पाकिस्तान को लेकर इस पर वीडियो बनाया जाना चाहिए कि नहीं। आगे आने वाले वक्त में क्या पाकिस्तान में भी इसी तरह की अराजकता देखने को मिलेगी, जहां पर एक बारूद नामक संगठन, जहां तहरीक पाकिस्तान, इमरान खान की पार्टी तैयार बैठी है, अगर ज़रा भी वहाँ पर स्थिति बिगड़ी तो वहाँ मामला बहुत ख़राब हो सकता है। इस बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कुछ बताइएगा अगर आपको जो भी विचार इस पर लगता है। धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।